नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो अक्सर नजरअंदाज हो जाता है, लेकिन हमारी जिंदगी पर इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। हम बात कर रहे हैं पारिवारिक तनाव की, और सिर्फ तनाव नहीं बल्कि ये कि कैसे घर का माहौल हमारी सफलता या असफलता में एक तरह से अनकही भूमिका निभाता है। हमारे पास कुछ सामग्री है जिसका शीर्षक है पारिवारिक तनाव, असफलता का अदृश्य कारण। तो आज हम इन्हीं विचारों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि ये तनाव कैसे काम करता है और किसी की तरक्की को कैसे रोक सकता है, जैसा कि इसमें बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। इन डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जब ये पारिवारिक तनाव आता है जिंदगी में, तो इसका पहला निशाना क्या होता है? मुझे जो बात इसमें सबसे चौंकाने वाली लगी वो ये कि असर सिर्फ ऊपर ही नहीं होता। बिल्कुल सोर्सेस पे बहुत जोर देता है। कहता है कि पहला और सबसे गहरा असर वो व्यक्ति की मानसिक स्थिरता पर पड़ता है, जिसे हम शायद इमोशनल बेसलाइन कह सकते हैं, उस पर। ये सिर्फ मूड खराब होने जैसा नहीं है। इसमें लिखा है कि लगातार तनाव से ना व्यक्ति का छोटी छोटी बातों पर रिएक्ट करने का तरीका बदल जाता है। वो शायद ज्यादा चिड़चिड़ा हो सकता है, ज्यादा जल्दी परेशान हो सकता है। हाँ, समझ रही हूँ। हाँ, ये उसकी जो बेसिक मानसिक शांति है ना, उसको हिला देता है। हाँ, और इसी से जुड़ी दूसरी बात जो सोर्स कहता है वो है आत्मविश्वास पर हमला। ये ऐसा नहीं कि कोई एक घटना हुई और आत्मविश्वास चला गया। सोर्स इसे एक धीमी प्रक्रिया बताता है ना, जिसे दीमक लग जाती है। सही पकड़ा आप बिल्कुल। सोर्स कहता है कि आत्मविश्वास का कम होना अक्सर घर में जो प्रतिक्रियाएं मिलती है ना, उससे सीधा जुड़ा होता है, और इसके साथ ही फिर निर्णय लेने की क्षमता, उसमें बहुत गहरा असर पड़ता है। देखिए, जब मन ही स्थिर नहीं है, खुद पर यकीन कम हो गया है, तो सही फैसले लेना तो मुश्किल होगा ही। सोर्स में एक उदाहरण भी है शायद कि कैसे एक व्यक्ति जो पहले काफी डिसाइसिव था, पारिवारिक कलह के बाद छोटी छोटी चीजों पर, जैसे कौन सी शर्ट पहननी है, इस पर भी घंटों लगाने लगा। तो ये दिखाता है कि असर कितना बुनियादी हो सकता है। तो ये तनाव आता कहाँ से है? मतलब सोर्स क्या कहता है इसके कारणों पर? क्या ये सिर्फ बड़े झगड़ों की बात है या कुछ और भी है इसमें? देखिए, सोर्स बताता है कि ये तनाव कई शक्लों में आ सकता है, और अक्सर ये बहुत सटल होता है। सटल? अच्छा। बड़ी लड़ाइयां तो चलो दिख जाती हैं, साफ होती हैं, लेकिन सोर्स जिन्हें साइलेंट स्ट्रेसर्स कहता है ना, वो शायद ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। इनमें सबसे पहला एक नॉन सपोर्टिव माहौल, जहां व्यक्ति को लगे कि भाई उसके सपनों को, उसकी कोशिशों को कोई गंभीरता से नहीं ले रहा। और आलोचना सोर्सेस का भी जिक्र करता है ना? हाँ, आलोचना बिल्कुल, ये एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन सोर्स सिर्फ सीधी आलोचना की बात नहीं करता। वो एक दिलचस्प टर्म इस्तेमाल करता है, इमोशनल पेपर कट्स। अच्छा। भावनात्मक कागज के कट। हाँ। मतलब ये छोटी छोटी रोजमर्रा की टिप्पणियां होती हैं, ताने हो गए, व्यंग्य, तुलनाएं, जो अकेले में शायद कुछ न लगे, लेकिन रोज रोज सुन के व्यक्ति के आत्मसम्मान को छलनी कर देती हैं। जैसे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, या फिर वो क्लासिक, देखो शर्मा जी का बेटा कहाँ पहुंच गया। उपेक्षा का भी जिक्र है शायद, मतलब अनदेखा किया जाना, जहाँ लगे कि होने न होने से फर्क ही नहीं पड़ता। बिल्कुल। उपेक्षा सोर्स के अनुसार ये गहरे अकेलेपन को जन्म देती है, भले ही आप लोगों से घिरे हों। और तीसरा बड़ा कारण सोर्स बताता है अत्यधिक उम्मीदों का बोझ। अभी उम्मीदें प्यार से भी रखी जा सकती हैं, पर जब वो अवास्तविक हों या व्यक्ति की क्षमता और इच्छा से मेल न खाती हों, तो वो जबरदस्त दबाव बनाती हैं। व्यक्ति को लगता है कि वो कभी काफी नहीं है, हमेशा कम पड़ जाता है। इन कारणों का नतीजा क्या होता है फिर? सोर्स कहता है कि व्यक्ति में असुरक्षा और संकोच घर कर जाता है। ये कैसे होता है? सोर्स इसे लर्न्ड हेल्पलेसनेस के कॉन्सेप्ट से जोड़ता है एक तरह से। जब व्यक्ति को लगातार नेगेटिव फीडबैक मिलता है या उसकी कोशिशों को नजरअंदाज किया जाता है, तो धीरे धीरे वो ये मानने लगता है कि भाई मेरी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तो वो नए कदम उठाने से, अपनी बात रखने से कतराने लगता है। उसमें एक तरह का संकोच आ जाता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ये बदलाव इतना धीरे धीरे आता है कि व्यक्ति को खुद भी एहसास नहीं होता कि कब उसने अपनी वो नेचुरल मुखरता को खो दी। वो उसके व्यवहार का हिस्सा बन जाता है। ये तो हुई तनाव की जड़ें और उसका धीरे धीरे पनपना, लेकिन इसके व्यावहारिक परिणाम क्या होते हैं? मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में, काम पर, पढ़ाई में इसका असर कैसे दिखता है? सोर्स इस पर कुछ ठोस उदाहरण देता है? हाँ, सोर्स कुछ बहुत ही साफ और मापने लायक परिणामों की बात करता है। पहला और सबसे आम है फोकस, ध्यान लगाने में मुश्किल। डॉक्यूमेंट्स बताते हैं कि जब दिमाग घर की समस्याओं में उलझा रहता है, तो काम पर या पढ़ाई पर 100% ध्यान देना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इसे कॉग्निटिव लोड कहा गया है। मतलब दिमाग पर एक अदृश्य बोझ जो उसकी प्रोसेसिंग पावर कम कर देता है। मुझे याद है सोर्स में एक केस स्टडी का जिक्र था, एक युवा पेशेवर के बारे में। वो बताता है कि घर पर तनाव के दिनों में वो मीटिंग्स में बैठा तो होता था, लेकिन दिमाग कहीं और ही होता था। जरूरी बातें मिस हो जाती थी। बिल्कुल। और दूसरा परिणाम है आत्मबल, या कह लें मोटिवेशन, उसमें कमी। सोर्स कहता है कि लगातार तनाव झेलने से व्यक्ति की ऊर्जा वो खत्म हो जाती है। वो चीजें शुरू तो करता है, पर उन्हें पूरा करने की इच्छा शक्ति या स्टेमिना नहीं बचता।
इसे मोटिवेशन ड्रेन कहा गया है। बहुत से लोग प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन पारिवारिक तनाव के कारण वो लगातार अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। उनके करियर ग्राफ में उतार चढ़ाव दिखता रहता है। और तीसरा, जिसका हमने पहले जिक्र किया, निर्णय लेने की क्षमता पर असर। सोर्स इसे सिर्फ गलत फैसलों तक ही नहीं रखता, बल्कि हमें अपने घर के अंदर के माहौल पर भी ध्यान देना होगा। उसे स्वस्थ बनाने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि वहीं से हमारी असली ताकत या कमजोरी पैदा होती है। बिल्कुल। और इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे जिस पर वे गहराई से सोच सकें। सोर्स ने स्वस्थ सीमाओं की बात की और बताया कि ये समाधान का एक अहम हिस्सा है। लेकिन सोचिए उन स्थितियों के बारे में जहां घर के भीतर सीधा प्रभावी संवाद करना बेहद मुश्किल या लगभग असंभव लगता हो। क्या ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति अपनी स्वस्थ सीमाओं को परिभाषित करने और उन्हें लागू करने के लिए बाहरी मदद या संसाधनों का सहारा ले सकता है? क्या कोई बाहरी नजरिया या समर्थन इस प्रक्रिया में मददगार हो सकता है, खासकर जब अंदरूनी रास्ते बंद लग रहे हों? जरा इस पर सोचिएगा जरूर।